नमस्ते। मैंने अभी पूरी बातचीत सुन ली और प्राथमिक रूप से अगर कहूँ तो यही कह सकता हूँ कि ये संगत पुरानी कितनी ही संगतों को धूमिल कर देने वाली है। वो सब बातचीत ओझल होती हुई सी लगती हैं और इस बातचीत में जो एक क्षोभ है, अधूरापन है, कसक है, काव्यात्मक सी अनुभूति है और कितनी ही ऐसी बातें हैं जो उस दायरे के भीतर कह दी गई हैं जिसे मैं अंजुम शर्मा जी की बातचीत की यानी उनके प्रश्न पूछने की एक बड़ी सांस्थानिक सीमा मानता हूँ कि वो बातचीत करने वाले, जवाब देने वाले कहीं कोई अतिरिक्त राजनीतिक बात न कर बैठें। शायद इससे बचने के लिए व्याख्या में, स्पष्टीकरण में या अर्थात में खींचते हैं और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस चीज़ का जवाब दिया जा चुका हो उस जवाब की भी व्याख्या वो चाहते हैं, उसका अर्थात चाहते हैं, उसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई जवाब पूरा हो चुका हो उस जवाब का भी एक जवाब निर्मित करना, निर्गत करवाना बातचीत को कहीं ना कहीं छोटा करता है। यानी जब ज़्यादा बातचीत हो सकती है तब बातचीत कम होकर रह जाती है। इसके बावजूद आपने जो भी जवाब दिए हैं उसमें जो बेचैनी है और उसमें जो कह देने की सफलता है, कौशल है और लंबे अनुभव फिल्मों के, संवाद के, कविता के और बहुत से संस्कृत अनुभवों का योग जो आपके पूरे व्यक्तित्व में है। और संस्कृत शब्द का जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे भदंतानंद कौशल्यायन याद आते हैं जो कहते हैं कि संस्कृत वो है जो सृजन करता है, जो सृजनात्मक है। सभ्य और संस्कृत में यही फ़र्क होता है। तो देवी प्रसाद जी एक सृजनात्मक व्यक्तित्व हैं कविता में और जिस भी विधा में वो हैं। तो आपके सृजनात्मक जवाबों ने जो रिक्तता पैदा की सुनते हुए मेरे भीतर, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यानी मैं अभी सुन चुकने के बाद बिल्कुल अशांत हो चुका हूँ। और मुझे अशांत का मतलब ये नहीं कि मुझ में अराजकता आ गई है, चिढ़ आ गई है या फिर कोई हिंसा, क्रूरता आ गई है या कुछ तुरंत उसकी काट प्रस्तुत करने की व्यग्रता मेरे भीतर भर गई है, बल्कि वो एक ऐसी अशांति है जिसे मैं समझने और खुद को कोई आत्मतोष देने वाली बात कहने के लिए भी सोच रहा हूँ। यानी मैं खुद सृजनात्मक जैसा हो रहा हूँ। तो आपने बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कह दिया है। संगत में अभी इतना किसी ने कहा नहीं है। मैंने जितनी बातचीत सुनी है तो किसी ने अभी इतना नहीं कहा है, इतनी हिम्मत किसी ने अभी की नहीं है। आपने लोकतंत्र के विषय में जो कह दिया, आलोचना के विषय में जो कह दिया और लगभग जो हिंसा है, जो सांगठनिकता को, विचारधारा को असंभव बनाती है, उसके विषय में भी आपने बहुत कुछ कह दिया। और वो बात लाजवाब है जब आप कहते हैं कि मेरी विचारधारा स्वतंत्र करने की विचारधारा है, मेरी विचारधारा बहुसंख्य लोगों के विषय में उनकी भलाई सोचने की विचारधारा है, इसलिए वो बंधन नहीं है, वो कोई प्रबंधन नहीं है, वो विचारधारा है। तो उससे जो हमारी संलग्नता है उसको प्रश्नांकित नहीं किया जा सकता।
फिर एक बात जो कही गई है कि अगर हम लोगों के विषय में सोचते हैं तो उसमें सम्मान ही मिलता है, अपमान नहीं मिलता है। ये बहुत आशावादी बात है। यानी कई बार ऐसा लगता है कि जब हम बहुत ज़्यादा असहमत होते हैं तो एक असंभाव्यता की ओर लोगों को बहुत मजबूत ढंग से धकेल देते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अगर तुम अच्छे रहोगे तो तुम्हें कभी अपमान नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं होगी, या कि फिर इसी के समांतर ये कह देना कि अच्छाई की राह पर चलोगे तो तकलीफ़ तो मिलेंगी ही, तो ये ज़्यादा बड़ी आशा है। जानने की जो एक क्रूरता होती है और जानने का जो वजन होता है वो बहुत भारी होता है कई बार मासूम दिलों में, और उन मासूमियत को ख़त्म कर देता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उम्मीद रखते हैं। तो इसके बहुत छोर हैं, इस पूरी बातचीत के बहुत छोर हैं, जिसमें भाषा है, साहित्य है, और विफलताओं के प्रति जो एक मार्मिक आग्रह है, ईर्ष्या को लेकर के जो टिप्पणी है, तो बहुत छोर हैं इस पूरी बातचीत के। और न गा पाने की जो विकलता है, लेकिन संगीत सीखने की जो वर्जनाएं हैं, उनसे निकल भागने की जो मजबूरी है, बहुत कुछ है इस पूरी बातचीत में, बहुत कुछ है। और एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने हालांकि उसका मुकम्मल जवाब दिया है और आपका जवाब ही माना जाना चाहिए, पर कम क्रूर शहर की मांग के विषय में मैं ये चाहता हूँ कि वो बात लोगों को मालूम होनी चाहिए। और ये बात मैं सोचता हूँ, कोई आधिकारिक ढंग से कोई अकादमी की स्थापना देने में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस कविता को मैंने कई बार पढ़ा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो राज्य की अवधारणा है, राज्य की जो उत्पत्ति है, और राज्य में जो शासन की का पूरा इतिहास है, तो राज्य अपने आप में एक क्रूरता है, महाक्रूरता है। और वो लोक कल्याण के आश्वासन में लोक के दलन की, उनके दमन की, उन्हें दलित बना देने की एक पूरी जो कार्य योजना है, कार्यविधि है, वो बहुत भयानक है। और राज्य की एक अनिवार्य इकाई है नगर, जिसे हम कह सकते हैं शहर। तो नगर से अभिप्राय निकलता है शहर का। मैं तो समझता हूँ कि कम से कम इतना अभिप्राय तो सहज ही निकल आता है किसी कम जानकार व्यक्ति के आगे भी। तो नगर से ही बनता है नागरिक। नागरिक बनाना भी कम क्रूरता नहीं है। मैंने इस विषय पर एक बोला है, मैं आपको एक टुकड़ा भेजूंगा, मैंने रवीश जी को जवाब देते हुए बोला है कि नागरिक अपेक्षा दरअसल राज्य स्थापना का एक अकाट्य टूल है, उसी तरह से जैसे धर्म आपको मुक्ति या स्वर्ग का प्रलोभन देता है, उसी तरह से बेहतर नागरिक बनने का की जो मांग है, आह्वान है, ये भी एक अपना हत्या की ही प्रविधि है। इसमें जान ही ली जाती है, किसी को अभय या जीवन दान नहीं मिलता है। तो शहर तो क्रूरता ही है, चरम क्रूरता है शहर। शहर तो वैसे भी बहुत स्थूल रूप में गाँव की लाश हैं, गाँव की लाश पर खड़े हुए हैं। जब गाँव मरता है तो एक शहर बनता है। किस शहर के नीचे गांव नहीं मरे दबे हुए हैं? गांव मरे हुए नहीं दबे हैं का मतलब ये हुआ कि खेती दबी हुई है उस शहर के नीचे, वनस्पतियां दबी हुई हैं उस शहर के नीचे, कितने नाले नदी दबे हुए हैं, झरने दबे हुए हैं। यानी जो भी प्रकृति का सुंदरतम है, जिसमें स्वतंत्रता है, वो सब मरे पड़े हैं शहर के नीचे। तो शहर तो क्रूर होता ही है। अब कोई इतना नासमझ है कविता के भीतर कि कम क्रूर शहर की मांग करना कवि का ही क्रूर होना है, नासमझ या थोड़ा सा कम सभ्य होना है, तो उन पर तो तरस ही खाया जा सकता है। मैं कोई बहुत बड़ी स्थापना देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम इतनी न्यूनतम बात तो समझ ली जानी चाहिए कि शहर क्रूरतम होता है। शहर में कुछ भी सस्ता नहीं है। शहर में तो जीना कितना महंगा है।
हर चीज़ की कीमत है, हर चीज़ का पैसा लगता है। एक पल बिना पैसे के कोई भी शहर में नहीं जी सकता। शहर एक क्रूरतम निर्मिति है। उदय प्रकाश की कहानी तिरिच बताती है कि शहर कितना क्रूर है। हालांकि उसको कुछ बड़े बड़े शासन के प्रवक्ता या बड़े शासन को समझने या व्यवस्था रच देने वाले, समानांतर या वैकल्पिक व्यवस्था रच देने वाले लोग ऐसा कह देते हैं कि वो शहर के खिलाफ है, यानी वो सभ्यता के खिलाफ है, यानी वो लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन नहीं, मनुष्यता की दृष्टि से देखें तो शहर एक क्रूर निर्मिति है। तो हमें कम क्रूर शहर चाहिए। यानी ये उस कवि की विवशता है जो ये शायद समझ रहा है कि राज्य के भीतर जो शहर की इकाई है, जो नगर की इकाई है, उसमें कम की मांग ही हो सकती है। पूरी पूरी मांग तो अपराध है। शहर नहीं होने चाहिए, ये तो मूर्खता भी मान लिया जाएगा, परम मूर्ख मान लिया जाएगा कोई कहे कि हमें शहर नहीं चाहिए। इससे बड़े मूर्ख की कल्पना कोई कर नहीं पाएगा। सब हंसेंगे, विक्षिप्त हो जाएगा ऐसा कहने वाला। लेकिन ये बहुत अप्रकट रूप में, बहुत शांत रूप में, बहुत अंतर्धारा के रूप में, जैसे कभी कभी किसी नदी की रेत में ही कहीं और से आती हुई नदी मिली हुई होती है, नीचे ही नीचे, उस तरह की ये बात है, ये पंक्ति आ गई है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने ये कहना चाहा है। आप जानते हैं कि आपने क्या कहना चाहा है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उससे ये ध्वनि निकलती है। और इस कविता के तमाम दुष्ट समीक्षकों को फिर से पढ़ना चाहिए और कम से कम अपनी समझ को संस्कृत बनाना चाहिए। सभ्य तो वो हैं ही, कौन हिंसक सभ्य नहीं होता? हिंसा बिना सभ्यता के कैसे संभव है? कोई आदमी किसी को होठ से थोड़े मार सकता है। होठ से मारना चाहेगा तो जहर पहले खाएगा खुद, वो तो नाखून से ही मारेगा, या कि वो किसी हथियार से मारेगा। तो संस्कृत होना होगा। और बहुत तड़प भी सकते हैं लोग इस बातचीत को सुन करके। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कितने लोग तड़पेंगे, तड़पेंगे, तड़पना चाहिए। और अंजुम जी ने भी खूब छूट लेनी चाहिए थी, जिसको आपने शायद समझकर निरस्त कर दिया कि पहला ड्राफ्ट पूरा कर लेने वाले संभ्रांत संपन्न कवि क्या कवि नहीं हैं। तो अगर वहाँ से आप कोई चूक करते तो शायद अपना ही नुकसान करते, पर वहाँ आपने बहुत सदा हुआ जवाब दिया, उचित जवाब दिया। तो इस पूरी बातचीत को सुनना एक अच्छा अनुभव है, जिसमें एक सद्भाव है, कहने का कौशल है। क्योंकि हम जब संस्कृत हों तब भी हमें अपने समय में अभिव्यक्ति के जो आयाम होते हैं उनमें हमारा परिश्रम होना चाहिए, वो झलकना भी चाहिए। उससे असर व्यापक बनता है, क्योंकि अंततः किसी भी सृजनात्मक व्यक्ति के पास जो चीज़ होती है वो पहले तो संवेदना होती है और फिर होता है अंतिम रूप से असर। जिसमें असर नहीं है उसकी संवेदना भी बेअसर ही रहती है। तो इस पूरी बातचीत में असर है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से बोलते रहिए, कभी भी मौका मिले तो आप ज़रूर बोलिए, क्योंकि बोलना ज़रूरी है। और रचने जितना ही बोलना ज़रूरी है। कई बार तो मुझे लगता है कि बोलने के लिए भी लिखना चाहिए। मैं जैसे अभी बोल रहा हूँ तो बोल ही रहा हूँ। मैं अगर इसको लिख करके आपको मैसेज बनाकर फॉरवर्ड कर रहा होता तो शायद वो ज़्यादा संगत, ज़्यादा व्यवस्थित होता। पर मुझे कई बार लगता है कि बोलना भी ज़रूरी है। तो मैंने आपको बोल कर एक अपनी प्रतिक्रिया भेज रहा हूँ, भेजने की कोशिश की है और मैं बधाई देता हूँ। आप इसी तरह से बोलते रहिए, आपकी वो सब किताबें, फिल्में आ जाएं जिनके बारे में आपने सोच रखा है। एक छोटी सी चीज़ और कहूँगा, हाँ चलते चलते याद आ गई
कि आप एक कवि की तरह सोचिएगा कि जब हम याद में जैसे पिता को ही याद कर रहे हों और हमारी आंख भर आ रही हो, वो दृश्य हमारी आंखों के सामने आ गया हो और एक हूक सी उठी हो, फिर मनुष्य होने के नाते हमें अपना रोना क्यों रोक लेना चाहिए? क्यों? क्या बुरा है आंसू निकल आए तो? ये अभ्यास क्यों? और दूसरी चीज़ ये कि कंघी थोड़ा अधिक कंघी थी और थोड़ी सी लापरवाही, अव्यवस्था भी होती और कुर्सी बहुत ही छोटी थी बैठने की, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आदमी इत्मीनान में और आराम में न चला जाए, बोलता रहे, जवाब देता रहे। पर खैर ये बहुत अच्छी कोशिश है अंजुम शर्मा जी की। वो बहुत अध्ययन करते होंगे, बहुत तैयारी करते होंगे, क्योंकि वो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सुनकर लगता है कि वो उसको जानते भी हैं। उसका एक सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रशिक्षण भी उनके भीतर है, यानी वो केवल पूछ लेने के लिए नहीं पूछते हैं। तो अंजुम जी को सुनना बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छी श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें आप जुड़े, मेरे लिए इससे अच्छा क्या होता। बहुत शुक्रिया।